बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। MTH 202 का लेक्चर नंबर 10 और 11 कवर करेंगे हम आज की वीडियो में। तो लेक्चर नंबर 10 है एप्लीकेशंस ऑफ वेन डायग्राम। तो एक्सरसाइज आप देख लें। अ नंबर ऑफ कंप्यूटर यूजर्स आर सर्वेड टू फाइंड आउट इफ़ दे हैव अ प्रिंटर, मॉडेम और स्कैनर। कहते हैं कि आपके पास जो है ना नंबर ऑफ कंप्यूटर यूजर्स हैं, उसमें से कुछ ऐसे हैं जो प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं, कुछ मॉडेम का और कुछ स्कैनर्स का। आपने इसके लिए वेन डायग्राम बनानी है और एरियाज ऐसे शेड करने हैं जो कि उन्होंने आपको रिक्वायरमेंट्स गिवन की हुई हैं उसके मुताबिक हैं। पहला क्वेश्चन है कि मॉडेम और प्रिंटर करना है आपने शेडेड, बट स्कैनर नहीं करना। सेकंड में कहते हैं आपने स्कैनर करना है लेकिन प्रिंटर नहीं करना, ना मॉडेम करना है। थर्ड में कहते हैं सिर्फ आपने प्रिंटर या स्कैनर करना है लेकिन मॉडेम को नहीं करना। और फोर वाली जो कंडीशन उन्होंने दी है, कहते हैं ना मॉडेम आपने जो शेड करना है ना प्रिंटर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है देख लेना है हमने कैसे इनको रिप्रेजेंट करना है। प्रिंटर को P से रिप्रेजेंट कर दें, M से आप जो है ना मॉडेम को रिप्रेजेंट कर दें और S से स्कैनर को जो है ना वो रिप्रेजेंट कर दें। दूसरी जो बात आती है वो ये कि आपने जो डायग्राम बनानी है वो ओवरलैपिंग आपके पास होनी चाहिए। सेट्स जो आ रहे हैं वो ओवरलैपिंग सेट्स हैं। ये जो तीन आपको डिस्क नज़र आ रही हैं ये ओवरलैपिंग है। यू आपका जो है वो रेक्टेंगल वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है और बाकी की जो तीन आपको डिस्क्स नज़र आ रही हैं, एक को नाम एस का दे दें, एक को एम का और एक को पी का। ठीक है, बना ली। फिर पहली वाली कंडीशन देखें। फर्स्ट वाली में क्या कहते थे, मॉडेम एंड प्रिंटर बट नो स्कैनर। तो आपने क्या करना है, मॉडेम और जो प्रिंटर है ना उसका एरिया शेडेड करना है लेकिन स्कैनर का एरिया नहीं करना। मॉडेम एंड प्रिंटर था तो आपने इनका वही वाला एरिया शेडेड करना है जो इन दोनों में कॉमन है। तो M और P वाली जो डिस्क है इसमें जो एरिया कॉमन है, S वाला होल एरिया निकाल के आपने सिर्फ मॉडेम और प्रिंटर वाला एरिया शेडेड कर लेना है। उसके बाद जो है वो है स्कैनर बट नो प्रिंटर एंड नो मॉडेम इज शेडेड। तो आपको साफ नज़र आ रहा होगा डायग्राम में क्या किया है, मॉडेम और प्रिंटर जो है ना उन दोनों को आउट कर दिया है, सिर्फ जो है ना वो स्कैनर वाला एरिया शेडेड है। ठीक है, तो वो एरिया जो कि स्कैनर में मॉडेम और प्रिंटर का था हमने उसको भी लेफ्ट कर दिया है, सिर्फ स्कैनर वाला एरिया शेडेड है। फिर आ जाता है स्कैनर और प्रिंटर बट नो मॉडेम इज शेडेड। देखिए स्कैनर और प्रिंटर होल जो है ना वो आपने शेड कर देना लेकिन मॉडेम जो है ना वो नहीं करना। तो मॉडेम नहीं करेंगे तो मॉडेम में वो वाला हिस्सा जो आपके पास स्कैनर और प्रिंटर का आ रहा है वो भी नहीं करेंगे फिर शेड। नेक्स्ट देखिए, ना कह रहे थे आपने मॉडेम लेना है ना प्रिंटर लेना है, तो मॉडेम और प्रिंटर को छोड़ के आपने होल एरिया जो है ना वो शेडेड कर लेना है, बीच में यूनिवर्सल सेट को भी। नेक्स्ट एग्जांपल थी उसमें कहते हैं 21 टाइपिस्ट हैं ऑफिस में जिसमें से 5 जो है ना वो ऐसे हैं जो कि सारे के सारे मैनुअल टाइपराइटर्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक को ई से डिनोट किया हुआ है, वर्ड प्रोसेसर को पी से। और इलेक्ट्रॉनिक और वर्ड प्रोसेसर टोटल कितने हैं, वो 9 है। और कहते हैं यूज़ आपने करना है डब्ल्यू, ई और डब्ल्यू करना है इसके लिए। 7 जो है ना वो एम और डब्ल्यू दोनों यूज़ कर रहे हैं, यानी कि मैनुअल भी और वर्ड प्रोसेसर भी। और फिर 6 ऐसे हैं जो कि मैनुअल भी इस्तेमाल कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स भी। लेकिन कहते कोई ऐसा नहीं है जो कि सिर्फ एम वाले अकेले को इस्तेमाल करता है। तो आपने क्या करना है, डायग्राम बना लेनी है वेन डायग्राम। तो उसके लिए आपको चाहिए एम, ई और डब्ल्यू। आपने ओवरलैपिंग जो है ना वो बना लेनी है डायग्राम। तो उसमें क्या होगा, 5 ऐसे थे ना जो सब में थे, तो आप इन तीनों जो है ना डिस्क में देखें कि 5 कहाँ पे लिखा हुआ है। 5 जो है हमने ऐसे एरिया में लिखना है जो तीनों में कॉमन पॉइंट आ रहा है। तो तीनों का कॉमन पॉइंट जो था वहाँ पे 5 राइट कर दिया हमने। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, सेकंड में कहते हैं कि आपने लेने हैं 5 जो होंगे वो ऑल हो जाएंगे और फिर जो इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स हैं और वर्ड प्रोसेसर है वो टोटल 9 है। तो आपने क्या करना है, ई और डब्ल्यू इन दोनों में टोटल कितने आने चाहिए इस लिहाज से 9। तो 5 तो ऐसे हैं जो कि फिक्स है। ठीक है, वो तो 5 पड़े हुए हैं किसमें, जो कि इन तीनों में आ रहे हैं कॉमन, और लेकिन वो ई और डब्ल्यू की डिस्क में भी आ रहे हैं। तो 5 वही रहने देंगे, 4 ऐड आप करेंगे, 5 एंड 4 आप वो वाले एरिया में देखिए आपने लिखा है जहाँ पे ई और डब्ल्यू का कॉमन पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो ये 9 बन जाएंगे। इसी तरह से 7 अगर एम और डब्ल्यू में है तो 5 फिक्स है।
एम और डब्ल्यू में जो बाकी कॉमन पॉइंट आ रहा है वहाँ पे आप 2 राइट कर देंगे। 2 और 5 जो है वो टोटल 7 होता है। और इसके बाद इन्होंने क्या कहा था, 6 जो है वो एम और ई में है, और एम और ई में 6 तो ऑलरेडी शेडेड एरिया में 5 पड़ा हुआ है, तो 1 जो है वो आप एम और ई के कॉमन एरिया में लिखेंगे, तो 5 और 1 6 आपके पास हो जाएगा। और फिर कहते थे कि कोई ऐसा नहीं है जो सिर्फ एम में आ रहा है, तो वो आप उसकी जगह 0 पुट कर देंगे, ठीक है। फिर क्या आता है, कहते हैं आपने इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना है, हमने करवा दिया भाई। इफ द सेम नंबर ऑफ टाइपिस्ट यूज इलेक्ट्रॉनिक एज यूज वर्ड प्रोसेसर, फिर आपने कंडीशंस दो है उनको सेटिस्फाई करना है। पहले हाउ मैनी यूज वर्ड प्रोसेसर ओनली, कौन से ऐसे हैं जो सिर्फ वर्ड प्रोसेसर का इस्तेमाल कर रहे हैं और कौन से ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप एक्स और वाई का नाम देंगे इनको। इलेक्ट्रॉनिक में एक्स को एक्स से डिनोट कर लें और वर्ड प्रोसेसर के लिए वाई से डिनोट कर लें और इनकी डिस्क्स में राइट कर दें। उसके बाद आपने क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ टाइपिस्ट लेना है और जो नंबर ऑफ टाइपिस्ट जो है वो वर्ड प्रोसेसर में सिर्फ उनको लेना है। टोटल में जो थे ना वो कितने थे, 21 है ना। तो वो करने से पहले जो ई और डब्ल्यू के आपस में कंपेयर कर लेंगे। ई वाली डिस्क में जितने आपने राइट किया हुआ जितने डब्ल्यू में आ रहे हैं उन सबको आप लिखेंगे। आपके पास एक इक्वेशन बनेगी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1। फिर सेकंड आपने देखना है कि टोटल 21 थे, तो इन सबको 21 के इक्वल रख देना है, यानी कि जितने भी आपको तीनों डिस्क में नज़र आ रहे हैं ना सारे के सारे एलिमेंट्स को उठाना है, 21 के इक्वल रख देना है। यहाँ से आपके पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। फिर आपने फर्स्ट वाली इक्वेशन से जो है ना सेकंड वाली इक्वेशन से या फर्स्ट वाली इक्वेशन से इन दोनों में से किसी एक में एक्स की वैल्यू लेट करके, यानी कि देखें एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1 था, तो जहाँ पे एक्स है ना उसको इक्वल रख लें 1 प्लस वाई के। वो वैल्यू आप पुट करें, आपके पास एक्स की वैल्यू एक 5 आएगी, एक 4 आ जाएगी, वाई की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो नंबर ऑफ टाइपिस्ट कितने चाहिए थे, वो वाई की वैल्यू होगी ना वो 4 हो जाएंगे। और हाउ मैनी टाइपिस्ट यूज इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स, ये आपने बताना है। तो उसके लिए टाइपिस्ट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक राइटर्स किसके इक्वल है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई में, तो आपने वो वाले एलिमेंट्स लेने जो सिर्फ ई में आ रहे हैं, तो उनको लिख के 1 प्लस 5 प्लस 4 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू तो हमने 5 निकाल ली हुई है, तो वो 5 आप पुट करें, टोटल इसका 15 आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 100 स्टूडेंट्स हैं, आपने बताना 28 ऐसे हैं जो कि सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, 8 ऐसे हैं जो कि पैकेज ए इस्तेमाल कर रहे हैं, 26 पैकेज बी इस्तेमाल कर रहे हैं, 7 जो है वो पैकेज सी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इधर से 10 है वो 3 पैकेजेस तीनों पैकेजेस इस्तेमाल करें इनमें से, और 13 ऐसे जो सिर्फ ए और बी का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले हम इसकी वेन डायग्राम बना लेंगे। वेन डायग्राम बनाएंगे तो आपने बता देना है अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन के टोटल 100 थे, तो भाई आपके पास कितना 100 में से 28 ऐसा है जो कि डिड नॉट यूज सॉफ्टवेयर, तो वो डिस्क के बाहर आ जाएगा 28, ठीक है। अब आप इसको देखें, डायग्राम को गौर करें, ए और बी में 3 आ रहा है। उन्होंने कहा था ना कि ऐसे आपने बताने हैं जो ए और बी में आ रहा है वो कितने 13 है, तो ए और बी में 13 है ना, लेकिन 10 ऐसे जो सब में आ रहे थे, इस 10 और 3 को मिला के 13 टोटल बनता है, ठीक है। इसी तरह से आपने देख लेना कि ए में कितने 28 हैं और बी में 26 हैं, और इसी तरह से सी में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, आपके पास 7 आ रहे हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपने राइट कर ली। फिर कंडीशन देके कहते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन है, इफ़ ट्वाइस एज मैनी स्टूडेंट्स यूज पैकेज बी एज पैकेज ए, यानी कि पैकेज ए की निस्बत अगर जो है ना वो डबल स्टूडेंट्स जो है ना पैकेज ए का इस्तेमाल करते हैं बी की निस्बत, तो बी किसके इक्वल आएगा 2a के। तो यानी कि जो बी के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सबको एक साइड पे लिखें, यानी कि 3 10 वाई 26 को एक तरफ लिखें इक्वल के, और 2 लगा के 2 के साथ आपने ए के सारे एलिमेंट्स लिख देने जो कि 8 3 x और 10 है, इनको आपने लिख देना है। फिर आपने क्या करना है, इससे इक्वेशन बना लेनी है 2x + 3, आपके पास इक्वेशन बनेगी 1 वाली। फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 थे, तो आपने 100 को इक्वल रख लेना, जितने भी एलिमेंट्स जो है ना तीनों डिस्क में आ रहे हैं उन सबको लिख के 100 के इक्वल रख लेना है। यहाँ से आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी x + y = 18। यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर आपने उन्होंने कहा था इक्वेशन से x और y की वैल्यू फाइंड करें, वो था थर्ड वाली इक्वेशन का आंसर। तो x और y को रखें, या तो आप x y को ऊपर नीचे रख के इनकी वैल्यूज़ को बराबर करके कटिंग करके आंसर निकाले, कैलकुलेट ही करना है ना, या फिर x + y = 18 रखा हुआ है, x को एक साइड पर रहने दें, y की दूसरी साइड पे जाके -y हो जाएगा। यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी उसकी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें और आंसर निकाल लें। फिर कहते हैं ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो पैकेज सी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो सिर्फ पैकेज सी में आ रही थी वैल्यूज़ आपने उसको राइट करना है x + y + 10 + 7। तो x और y की वैल्यूज़ तो आपने डिराइव कर ली हुई हैं 5 और 13, वो पुट करें, आपके पास टोटल कर लें, निकाल लें, आंसर आ जाएगा। फिर आता है आपने डायग्राम का इस्तेमाल करना है, वैलिडिटी बतानी है। ये ऐसे कि जैसे हमने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस किए थे ना, आर्ग्यूमेंट्स वाले, इसी तरह से
एक बताइए आर्ग्यूमेंट्स के ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल। तो मॉर्टल वाला जो आपने डिस्क बनानी है ना, उसके बीच में ह्यूमन बींग की डिस्क बना लेनी है। वो इसलिए बनानी है क्योंकि उन्होंने कहा था ह्यूमन बींग्स मॉर्टल है, तो मॉर्टल के बीच में ह्यूमन बींग की डिस्क बनेगी। फिर कहते हैं कि ज़्यू इज़ नॉट अ मॉर्टल। जब ज़्यू मॉर्टल नहीं है तो उसका जो डॉट है वो आप बाहर लगाएंगे, डिस्क से अलहदा लगाएंगे, ठीक है। तो फिर थर्ड वाली जो इन्होंने क्या कहा है कंडीशन, वो देख लेते हैं। ज़्यू इज़ नॉट अ ह्यूमन बींग, तो वाकई ज़्यू ह्यूमन बींग नहीं है, तो वो आ भी नहीं रहा डिस्क के जो है ना बीच में, तो ये वैलिड हो गई आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट वाली जो आर्ग्यूमेंट दिया वो कहते हैं ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल। तो मॉर्टल के बीच में ह्यूमन बींग्स तो आ जाएंगे। फरहान इज़ मॉर्टल, तो फरहान भी ह्यूमन बींग्स में आता है, फरहान ह्यूमन बींग भी है, तो ये जो डॉट है वो ह्यूमन बींग के सेंटर में आएगा, ठीक है। तो अगर हम कह दें कि जो फरहान है वो मॉर्टल है और ह्यूमन बींग नहीं है, तो फिर इस तरह से स्टेटमेंट आपके पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास इनवैलिड। अगर ह्यूमन बींग में आ रहा है फरहान तो फिर वो मॉर्टल हो जाएगी, और इसको हम कहेंगे कि आपके पास जो आर्ग्यूमेंट है वो इनवैलिड नहीं बल्कि वैलिड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा था कि फरहान जो है वो आउटसाइड द ह्यूमन बींग्स था, इसलिए जो है वो इमॉर्टल है, और आर्ग्यूमेंट्स जो है ना वो आपके पास इनवैलिड हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आ रहा है दिस फंक्शन हैज़ हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। कहते हैं कि जो आपके पास फंक्शन है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है, और दिस फंक्शन इज नॉट अ पोलिनोमियल। दोनों डिसजॉइंट है, दोनों में कोई चीज़ कोई पॉइंट कॉमन नहीं होता, तो दोनों सेपरेटली आपने राइट कर दी है, तो स्टेटमेंट आपके पास आर्ग्यूमेंट वैलिड बन रही है। उसके बाद आ रहा है कि यूज अ डायग्राम टू शो द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स कैन हैव ट्रू प्रीमिसेस फॉल्स कंक्लूजन। तो क्या करना है भाई, आपने फर्स्ट कंडीशन देखी ऑल डॉग्स आर कार्निवर्स, आपने ऑल डॉग्स कार्निवर्स में डॉग की डिस्क बना दी, ठीक है भाई, एग्जिस्ट करते हैं इसमें। जैक इज़ नॉट अ डॉग, जैक जो है वो डॉग नहीं है, जैक इज़ नॉट कार्निवर्स, और वो कार्निवर्स भी नहीं है। तो जैक जो है वो कार्निवर तो है लेकिन इसके मुताबिक वो डॉग नहीं है, तो आप कहाँ पे जैक को डॉट लगाएंगे, कार्निवर्स में। तो स्टेटमेंट जो है वहाँ यहाँ पे इन्होंने स्टेटमेंट नहीं बताया हुआ, क्या भाई यहाँ तक ही करना है, तो बस फिर ये आपका यहीं तक होगा। फिर देखें वैलिड इनवैलिड नहीं था बताना ना। फिर ये आपने एक्सरसाइज है, इसको देख लेना है कि नो कॉलेज कैफेटेरिया फूड इज़ गुड, नो गुड फूड इज़ वेस्टेड, नो कॉलेज कैफेटेरिया फूड इज़ वेस्टेड। तो भाई आपने इसकी कंडीशन को देख लेना, कॉलेज कैफेटेरिया फूड की डिस्क बनाई, गुड फूड की बनाई, और फिर क्या इन्होंने बोला, कहते हैं कि नो गुड फूड इज़ वेस्टेड, कोई भी गुड फूड वेस्टेड नहीं हो रहा, तो फिर जाहिर है फिर वो कॉलेज कैफेटेरिया से हो रहा है। तो इस तरह से आपके पास आर्ग्यूमेंट जो है थर्ड डिस्क जो है वो ओवरलैप करेगी कॉलेज कैफेटेरिया के साथ, तो आर्ग्यूमेंट आपके पास इनवैलिड हो जाएगी। पार्टीशन बताई हुई है, तो क्या भाई एक सेट है आपके पास, आप उसकी पार्टीशन ज़्यादा सी बना सकते हैं। जैसे ये देखिए एक बड़ा सेट था, आपने उसमें से जो है ना उसकी पार्टीशन कर ली, A1 A2 A3 A4, तो ये आपके पास क्या हो गई, पार्टीशन आ गई। उसके बाद पावर सेट बताया हुआ है, पावर सेट आप कैसे बताते हो, 2 की पावर n लेते हैं एलिमेंट्स पावर सेट में, ठीक है। तो ए आपके पास 1 और 2 था, तो 2 की पावर n लेंगे, यानी n आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, वो आ रहे हैं 2, तो फिर ये क्या हो जाएगा 4, यानी 4 आपके पास एलिमेंट्स बनेंगे, एक बनेगा खाली, फिर आ जाएगा 1, फिर 2, और फिर 1 और 2 दोनों को मिला के लिख देंगे। बाकी उन्होंने बताया हमें आपने इनको भी इसी तरह से सॉल्व कर लेना है। लेक्चर नंबर 11 पे आ जाएँ। रिलेशंस आपने बताने हैं, ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनाते हैं। आपके पास ऑर्डर्ड पेयर बनाने के लिए जो है ना राउंड ब्रैकेट में आपने ए और बी दो एलिमेंट्स को लेना होता है। ए जो होता है वो आपके पास एक्स कंसीडर होता है और बी जो है वो वाई, और ये दोनों ऑर्डर मिला के जो है ना हम इसको ऑर्डर पेयर पढ़ते हैं। अगर आपके पास सी और डी एक और आ जाए ऑर्डर पेयर, तो फिर आपके पास जो ए है वो सी के इक्वल होगा और बी डी के। यही बात इन्होंने ऑर्डर पेयर में आपको बताई हुई है। फिर आपको दे दिया भाई क्वेश्चन 2x कॉमा एक्स प्लस वाई, और इक्वल किसके कर दिया 6 और 2। इट मीन्स 2x 6 के इक्वल है, x प्लस वाई 2 के इक्वल है। यहाँ से आप वैल्यू पे डिराइव कर लें, x की वैल्यू निकालें फर्स्ट वाली क्वेश्चन से, सेकंड वाली में पुट करें, आपके पास x और y दोनों के आंसर आ जाएंगे। फिर आपके पास क्या आता है, कार्टिजन प्रोडक्ट आती है। कार्टिजन क्या कहती है, ए क्रॉस बी, क्रॉस का साइन इस्तेमाल करते हैं बीच में, और करना क्या होता है, पेयर्स को आपस में मिला के लिखना होता है। जैसे ए आपके पास 1 और 2 है और बी ए बी सी है, तो आप ए का पहले फर्स्ट वाली वैल्यू लोगे और उसको बी की सबके साथ एक एक ऑर्डर पेयर बनाओगे, यानी 1A 1B 1C, इस तरह से 2A 2B 2C, ठीक है। इस तरह से आपके पास ए क्रॉस बी का ऑर्डर पेयर बन जाएगा। बी ए बनाना है तो बी की वैल्यू को पहले लिखें और ए की बाद में, और फिर इनकी 1 बाय 1 आपस में पेयर बना ले। ए क्रॉस ए है तो ए का अपने ही एलिमेंट के साथ अगेन राइट करके ऑर्डर पेयर बन जाएगा। बी के लिए भी ऐसे ही हम करेंगे।
फिर कहते हैं रिमार्क्स हैं कि ए क्रॉस बी जो है वो इक्वल नहीं होता बी क्रॉस ए के, क्योंकि इन दोनों के आंसर सेम आपके पास नहीं आएंगे। अगर आप ए क्रॉस ले रहे हो फाई के साथ तो फिर आपके पास इसका आंसर, या फाई ले रहे हो आप क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ तो वो आंसर आपके पास फाई ही आएगा। या आप मॉडुलस लेते हो पहले ए क्रॉस बी का, या सेपरेटली ए मॉडुलस लेके बी मॉडुलस लेके दोनों को आप मल्टीप्लाई करवाते हो, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो, तो फिर भी आपके पास आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है एग्जाम्पल सेम इसी तरह से, और इसमें रिलेशन कैसे बनाते हैं। आपके पास जब क्रॉस प्रोडक्ट बन जाए तो आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना इनकी पेयरिंग ले सकते हैं, कोई भी ले लें, रिलेशन 1 नाम दें, कोई भी जो है ना एलिमेंट्स उठा लें, ऑर्डर पेयर उठा लें R2 के लिए, फिर 3 और 4 और 5। तो आपके पास जो एम्प्टी होता है ना, ये भी आपके पास एक रिलेशन होता है, ठीक है, जो 5 से आप डिनोट कर रहे हो। फिर आता है आपके पास डोमेन ऑफ द रिलेशन। डोमेन क्या कहते हैं, एक्स और वाई हम दो एलिमेंट्स लेते हैं ना, ए और बी जैसे ले रहे हैं, इसमें जो है ना डोमेन जो है ना फर्स्ट वाले एलिमेंट्स होते हैं। डोमेन क्या होती है, ए और बी में जो ए होती है ना, ए होता है ना वो आपके पास डोमेन होती है, ए और बी में जो बी होता है ना वो आपके पास रेंज होती है, यानी कि एक्स जो है वो हमारे पास डोमेन होती है और वाई हमारे पास रेंज आती है। एलिमेंट्स है भाई ए और बी गिवन किया हुआ है, आपने ऑर्डर पेयर बनाने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑर्डर पेयर बना लें ए क्रॉस बी, फिर कहते हैं आपने डोमेन और रेंज बतानी है, तो उसी में से आप जब ऑर्डर पेयर बना लें, डोमेन और रेंज बता दें, डोमेन क्या बन रही है 1 2 बन रही थी और रेंज 2 और 3 आ रही है, ठीक है, बाद वाले एलिमेंट्स। फिर कहते हैं 1 और 3 जो है वो आपके पास एलिमेंट है, जो है आपके पास रिलेशन है 1 और 3, तो ये आपके पास जो है ना एग्जिस्ट करता है। लेकिन आपके पास सेकंड कंडीशन उन्होंने क्या बोला था कि ए जो है वो छोटा होना चाहिए बी से, लेकिन अगर 2 और 2 इक्वल आ रहे हैं तो ये तो छोटा बड़ा ना हुआ, तो ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स नहीं हैं आर के, हम कह देंगे कि ये रिलेशन नहीं बना रहा भाई। फिर ये वाली एग्जांपल आपने खुद कर लेनी है, सेम जो है ना प्रीवियस की जैसे मैंने समझाई है उसी की तरह होनी है। फिर यहाँ पे एक आपके पास आ जाता है कॉन्सेप्ट कि आप मॉड जब लेते हो ए का वो इक्वल होता है एम एंड मॉड आपके पास बी का एन के इक्वल होता है, तो 2 की पावर m क्रॉस n आप इसको राइट कर सकते हो, आपने इसको जहन में रखना है, याद रखना है। रिलेशन ऑफ सेट्स आ जाते हैं, तो इसमें क्या है आपके पास ए जो है वो गिवन जो किया हुआ है ए का ए के साथ ही जो है ना वो आप क्रॉस प्रोडक्ट लें और फिर अपने मर्जी से रिलेशंस बना लें, और रिलेशंस आपने वो वाले बनाने हैं जिसमें ए बी को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाए एग्जाम्पल पे, आपने बताना है कि 0 और 0 एलिमेंट्स हैं, इवन हैं आपस में, वो बताने के लिए m माइनस एन करना है आपने। m माइनस एन करें, अगर वो इवन आ जाए तो आपके पास इवन है, अदरवाइज ऑड है। इवन क्या होता है, जो 2 के टेबल में आते हैं, तो 0 माइनस 0 करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 भी इवन होता है। फिर 5 और 2 है, तो 5 में से -2 करें 3 आ जाएगा, 3 तो आपके पास इवन नहीं होता, तो आप कह देंगे कि ये आपके पास एलिमेंट नहीं है, इवन नहीं है। बाकी भी आपने देख लेने हैं, सेम इसी तरह से होने हैं। उसके बाद क्या आपके पास आ जाता है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये भाई ग्राफ ऑफ रिलेशन बताया हुआ है, एक्स आप राइट साइड पे जो है ना वो एक्स लेट करते हैं, उसके ऑपोजिट साइड पे एक्स डैश होता है, वाई ऊपर वाली साइड पे हॉरिजॉन्टल जो है वो आपके पास एक्स एक्सिस होता है और वर्टिकल जो है ना वाई एक्सिस होता है। तो वैल्यूज़ गिवन की हुई किस तरह से आपके पास एक सर्कल जो है ना वो कंप्लीट होता है। एरो डायग्राम अगर आपने बतानी है वो कैसे बताते हैं, ए और बी आपके पास 2 सेट हों और रिलेशन भी गिवन कर दिया है, तो भाई आपने ये ज़हन में रखना है कि ए जो होता है वो डोमेन होती है और बी आपके पास रेंज है, तो ए में 1 2 3 वैल्यूज़ वो पुट कर दी और बी में एक्स और वाई पुट कर दिया, ठीक है, ये आपने बना लेनी है। और फिर क्या करना है, 1 का रिलेशन वाई से बनाएं, 2 को एरो एक्स की तरफ जो है ना वो लेके जाएं, फिर 2 का एरो वाई की तरफ और 3 एक्स की तरफ। इस तरह से आपके पास एरो डायग्राम बन जाएगी। डायरेक्टेड ग्राफ इसका कैसे बनता है, यहाँ पे आपको रिलेशन जो गिवन किया हुआ ना डायरेक्टेड ग्राफ बनाना है आपने, 0 का 0 के साथ ही रिलेशन है, यानी कि 0 की लूप 0 में ही जाएगी, फिर 1 से 3 की तरफ मूव करना है। पहले आपने डिस्टेंस से लिख लेना ना क्या क्या एलिमेंट्स आपके 0 1 2 और 3 तक एलिमेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं ए में जो इन्होंने दिखाए हैं 0 1 2 3। फिर 0 0 से रिलेशन बना रहा है, 0 1 3 की तरफ मूव कर रहा है, 2 1 की तरफ, सेम एज इट इज़ 2 जो है वो 2 की तरफ यानी अपने साथ ही लूप बना रहा है, फिर 3 0 की तरफ बनाएगा और एट द एंड 3 1 के साथ, तो ये आपके पास डायरेक्टेड ग्राफ बन जाएगा। फिर मैट्रिक्स की फॉर्म बताया हुआ है कि आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, तो आपने ग्राफ को लेना है, ए और बी की जो वैल्यूज़ थी ना, ये जो ए है ना वो वाला टेबल आपने एम इक्वल लगा के, तो वर्टिकल जैसे आपके पास कॉलम होता है ना 1 2 3 राइट कर देना है, फिर आपने मैट्रिक्स जो है ना वो लिखना शुरू करना है और मैट्रिक्स के ऊपर बी की जो वैल्यूज़ थी ना वो एक्स और वाई राइट कर दें। फिर सिंपल आपने क्या करना है, आपने रिलेशन को देखना है, रिलेशन में आ रहा था 1 और वाई,
तो आपने देखना है कि आपके पास x का 1 और y जो है ना वो कहाँ पे आ रहा है, 1 और y जहाँ पे है बिल्कुल उसके नीचे आपने 1 राइट कर देना है। फिर 2 और x जहाँ पे आ रहा है उसके बिल्कुल नीचे 1 राइट किया हुआ है। सेम एज इट इज़ जहाँ पे 2 और y है उसके नीचे भी हमने 1 राइट कर देना, और 3 और x के नीचे भी 1 राइट कर देना है। बाकी जो एलिमेंट्स बच जाएंगे वहाँ पे आपने 0 पुट कर देना उन प्लेसेस पे। इस तरह से आपके पास बन जाता होता है डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है, इस डायरेक्टेड ग्राफ अगर गिवन हो तो उसका हम कैसे बनाते हैं उसकी डायग्राम। तो डायरेक्टेड ग्राफ आप देख लें, इसका 1 1 के साथ लूप बना रहा है, फिर 1 3 की तरफ मूव किया, फिर 2 जो है वो 1 की तरफ मूव कर रहा है एरो, और 3 जो है वो 2 की तरफ मूव कर रहा है, और 3 अपने साथ लूप बना रहा है। ठीक है। बाकी आपने इन क्वेश्चंस को भी देख लेना, ये सेम एज इट इज़ इसी जो है ना पैटर्न के ऊपर सॉल्व हुए हैं। तो ये था आपका आज का जो है ना लेक्चर। होप सो आपको समझ आ गई होगी। सो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।